नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इस प्रैक्टिस सेट में हमने मैथ के उन 25 सवालों को लिया है जो रेलवे ने अपने एग्जामों में पूछे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि रेलवे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और उनको सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, ताकि आप समय रहते हुए सभी क्वेश्चनों का सही आंसर कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक दुकानदार एक बैग 850 में खरीदता है और उसे 1020 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो यहां पे आपको सीपी कितना दे रखा है, आप बोलोगे 850, और जो एसपी है वो कितना दे रखा है, आप बोलोगे 1020। चलो इनको कैंसिल करते हैं, 170 से कैंसिल करेंगे तो 17 × 5 = 85, कितना हो गया 5, और इस 17 की 102। तो सीपी तो 5 है और एसपी कितना आ गया 6 आ गया। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 के ऊपर। तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। तो वो कितने का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको जो एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी अभी 10 जुलाई को, उसके जो मैथ के 35 सवाल पूछे थे उनका बेस्ट सॉल्यूशन करवाया है। आप उस क्लास को देखे, मजा आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग 26 से स्टार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक रनिंग ट्रैक 2 सीधे समांतर खंडों से बना है, जिनमें से प्रत्येक 120 मीटर लंबा है। दोनों सिरों पर क्या है, अर्धवर्ताकार चाप द्वारा जोड़े गए हैं। ट्रैक का आंतरिक परिमाप कितना है, 504 मीटर। यदि हर जगह ट्रैक चौड़ाई कितनी है, एक समान है 18 मीटर, तो ट्रैक का बाहरी परिमाप कितना है ये आपको बताना है। बाहरी परिमाप मतलब क्या होगा, बाहर जो इसके तरफ चारों तरफ वो 18 मीटर का है ना, उसका परिमाप आपको बताना है। चलो टोटल परिमाप बताना है। तो क्या है, दो समांतर सीधी जो ट्रैक है ये है 120 मीटर की, और ये भी 120 मीटर की है दोनों, और ये दोनों अर्धवर्ताकार से चापों से जुड़ी हुई है। ये अर्धवर्ताकार, एक मिनट, ये अर्धवर्ताकार और ये अर्धवर्ताकार। ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ यानी कि 18 मीटर चौड़ा, ये कितने मीटर का हो गया, 120 मीटर का हो गया, और ये भी 120 मीटर का है। यहाँ पे 18 मीटर चौड़ा और है ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है। यहाँ डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आपको दे रखा है, जो इसकी चौड़ाई दे रखी है, इसकी चौड़ाई क्या है 18 मीटर है। इसकी चौड़ाई क्या हो गई, 18 मीटर हो गई है। यहां से भी इसकी चौड़ाई 18 मीटर ही है। सब जगह से इसकी चौड़ाई क्या है, 18 मीटर है। तो आपको जो ये वाला एरिया है, ये इसका तो परिमाप दे रखा है, पूछा क्या है, इसका टोटल परिमाप आपको बताना है। क्या बताना है, इसका टोटल परिमाप। तो इसका परिमाप कितना है अपने पास, 504 मीटर है। तो क्या करते हैं, पूरे का परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, इस वाले का, इस एरिया का परिमाप निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलो इधर देखिए आप, परिमाप कैसे निकाला जाता है। परिमाप कैसे निकलेगा, 2πr से। कैसे निकलेगा, 2πr। तो 2πr क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर देखो एक वर्त बन रहा है और यहां पर भी एक वर्त बन रहा है। तो क्या होगा, 2πr लग जाएगा। और r कितने एक्स्ट्रा है, r अपने पास कितना एक्स्ट्रा है, 18 मीटर एक्स्ट्रा है। और यहां पे जो बोल रहे हो इसका, तो इसका तो यहां पे पहले दिया हुआ आपको 120 मीटर। ठीक है। तो चलो निकालते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। आर कितना गया, 18 आ गया है। तो चलो
मल्टीपल करते हैं इनको, क्या हो गया, 18 दूनी 54 इंटू 22 कितने होते हैं, 22 चौक 88 और 22 पंजे 110 और 8 कितने हो गए 18 बटे क्या हो गए 7। अब 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 7 एकम 7 बचे कितने 4 48 कितने हो गए, नहीं 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 48 है तो कितनी बार जाएगा, 7 से 42 बचे 6 68 7 9 63 169 पॉइंट कुछ होंगे, 169 पॉइंट कुछ। कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन, कहीं न कहीं गलती कर दी अपन ने। एक मिनट रुको, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक रनिंग ट्रैक दो सीधे समांतर खंडों से बना है जिनमें से प्रत्येक 120 मीटर लंबा है, दोनों सिरों पर अर्धवर्ताकार चाप द्वारा जुड़े गए हैं। ट्रैक का आंतरिक परिमाप क्या है, 504 मीटर है और हर जगह ट्रैक चौड़ाई एक समान है 18 मीटर। तो ट्रैक का बाहरी परिमाप कितना है ये आपको बताना है। तो बाहरी परिमाप निकालने के लिए एक मिनट इसको मिटा देते हैं। क्या है, टू पाई आर होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू 18। तो 18 दूना 36 होते, 54 नहीं होते, हमने यहाँ पे गलती की थी। 18 दूना 36 इंटू 22 तो क्या आ जाएगा, 36 दूना 72 का 2 और 36 दूना 72, 72 और 7 कितने हो गए 79/7, 7 एकम 7 और फिर 9 में जाएगा एक बार, बचे कितने 2, 22 7 या 21 पॉइंट कुछ आएगा, 113.31 आएगा। तो ये वाला परिमाप दे रखा है इससे कितना ज्यादा है 113.1। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ गया, 4 3 7 और 1 617.1 आ गया। कितना आ गया है 617.1 आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, निकटतम दहाई तक पूर्णांकित बताइए। मतलब आपको ऐसे बताना है 610 620 630 ऐसे बताना है। तो 617 किसके पास है, 617 है 620 के आसपास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि एक एजेंट 8460 अंकित मूल्य वाले एक प्रेशर कुकर को 30% की छूट पर बेचता है। प्रेशर कुकर का विक्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। जैसे आपको 30% छूट पर बेच रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आप 7 का मल्टीपल चेक करके भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट से कर सकते हो क्योंकि सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 30% का मतलब क्या हो गया, 30% का मतलब हो गया 3/10। 3 मतलब 10 पर 3 की छूट दे रहा है तो बच कितना रहा है 7/10। तो 7/10 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 7 की वैल्यू आपको दे रखी है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य अपने पास 8460। ये कितने के इक्वल है 10 के, इंटू निकालने क्या है 7 निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। 0 से 0, 7 6 की 42, 7 6 की 42, जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा वही इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बाकी के क्या है, यूनिट डिजिट 2 नहीं है तो इनकरेक्ट है। तो चलो मल्टीपल करते, 7 6 की 42 का 2 बचे 4, 7 चौक 28, 28 और क्या हो गए 4 कितने हो गए 32 का 2 बचे 3 और 7 8 56, 56 और 3 कितने होते हैं 59, 5922 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल जिसमें आपको दे रखा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर
और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और दूसरी की 200 मीटर है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। आकृति ले लेते हैं ट्रेन बनाने के लिए। ये ट्रेन अपने पास है, एक ट्रेन ये है, इसको कलर से भर देते हैं अपन, ये भर दिया। और दूसरी ट्रेन को ले लेते हैं, ये वाली, ये रही यहाँ। ठीक है, दो ट्रेनें हो गई अपने पास। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर, और दूसरी ट्रेन की 200 मीटर। ठीक है, पहली ट्रेन की स्पीड है अपने पास कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की 108 किलोमीटर पर आवर। पहली ट्रेन किस साइड में चल रही, इस दिशा में चल रही है, दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में इसके। ठीक है, तो इस साइड चलेगी। दोनों ट्रेनें क्या चल रही है, विपरीत दिशा के अंदर चल रही है। तो टाइम निकालेंगे एक दूसरे को पार करने का, तो क्या आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों ट्रेनें खुद के लेंथ के इक्वल डिस्टेंस तय करेगी। तो डिस्टेंस क्या आ गई अपने पास, 350 मीटर आ गई है। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी दोनों को ऐड करके 108 और 72 क्या आ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, तो यह आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। तो यह क्या करेंगे, 180 या किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। तो 18 क्या चला जाएगा, 18 से ये कैंसिल 10 बार, 10 से कैंसिल, 5 से ये कैंसिल कितनी बार, 7 बार। तो टाइम कितना गया, 7 सेकंड आ गया। तो 7 सेकंड के अंदर वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 472 से 486 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। चलो तो निकालते हैं। तो बीच आ गया, तो ना तो 472 और ना ही 486। चलो तो फिर क्या है, 472 नहीं है तो 473, 474, 475, 476, 477, 478, वो क्या नाम, 479, 480, 481, 482, 483, 484 और 485 तक। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज पता है क्या, तो आप बोलोगे क्या सर, कोई भी सम संख्या केवल 2 को छोड़कर, कोई भी सम संख्या केवल 2 को छोड़कर क्या होती है, भाज्य होती है। तो ये अभाज्य नहीं है, 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 ये अभाज्य नहीं है। और एक चीज और, अगर किसी संख्या के अंत में लास्ट जो डिजिट है वो अगर 0 हो या फिर 5 हो, तो क्या है, उसका मतलब क्या है, वो 5 से भाजित है, मतलब वो भी भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 485 में 5 आपको दे रखा है, तो क्या हो गया, 485 भी, एक मिनट, क्या हो गया इसमें, 485 भी क्या है, अभाज्य नहीं है, ये भी भाज्य है, और ना ही 475 है। अरे पेन में क्या दिक्कत हो रही है यार, ये कभी किधर वग रहा, कभी किधर वग रहा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य कैसे चेक करते हैं, अगर आपको किसी संख्या का भाज्य या अभाज्य चेक करना है तो आपको क्या करना है, उस संख्या से छोटी, उस संख्या से छोटा एक आपको क्या रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या चेक करनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जैसे 483 चेक करनी है, तो 483 से छोटी क्या है, 441 है, जो 21 का वर्ग है। ठीक है, तो क्या 473, 1 मिनट 3 का चेक कर लेते हैं, 473 3 से भाज्य है, आप बोलोगे नहीं। क्या 467 3 से भाज्य है, 7 7 14 18, ये भी 3 से भाज्य है, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगी। 479 11 9 20 नहीं है, कितने हो गए, 12 और 13, ये भी नहीं है, ये कितने हो गए, 15, ये भी 3 से भाज्य है। तो अपने पास क्या बची, 481, 479 और 473। तो 473 को चेक करते हैं, तो क्या करेंगे अपन,
3 का चेक कर लिया, 5 का चेक कर लिया। अब 21 से छोटी जो प्राइम नंबर है उनका भाग देके चेक करेंगे। अगर भाग चला जाता है तो प्राइम भाज्य संख्या है, नहीं जाता तो अभाज्य संख्या है। तो 3 का 5 का चेक कर लिया तो अब 7, 11, 13, 17 और 19। 23 तो 21 से बड़ी है, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चलो चेक करते हैं। 7 का भाग दो इसके अंदर, 7 6 की 42, बचा क्या अपने पास 5 53, तो 7 का भाग नहीं जाता। 11 का भाग दो, 11 का भाग जाएगा 4 और 3 7 और 7 0, 11 का भाग चला जाएगा, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। आगे चेक करते हैं 479 को। इसके अंदर 7 का भाग दो, 7 का भाग जाएगा 7 6 की 42, 5 59, 7 का भाग नहीं जाएगा। 11 का भाग, 11 का भाग कितना होगा 13 और 7, 11 का भाग भी नहीं जाएगा। क्या 14 का भाग 13 का भाग जा रहा है, 13 39, बचे कितने 8 89, 13 का भाग भी नहीं जा रहा। ठीक है, 17 का भाग जा रहा है, तो 17 का भाग चेक करते हैं। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34 के बाद में कितने बचे अपने पास 13, 139, 17 का भाग भी 139 में नहीं जाता। आज पेन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चलो देखते हैं फिर भी। क्या 19 का भाग जा रहा है, तो 19 का भाग देंगे कितने, 19 का भाग जाएगा 47 में देते हैं, 479 के अंदर 19 दूना 38, बचे क्या अपने पास 9 99, 19 का भाग नहीं जाता। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक मिनट रुकिए आप। तो 19 का भाग भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो आगे क्या है, ये क्या हो गया अपने पास, प्राइम नंबर हो गई। एक बचा अपने पास कौन सा 481, तो 7 का भाग दो, 7 6 की 42, बचे कितने 6 61, 7 का भाग नहीं जाता। 11 का भाग 5 और 8 का नहीं जाएगा। 13 का भाग 13 13 39, बचे क्या 9, 13 7 91, 13 का भाग जाएगा, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो एक ही ऐसी संख्या है 472 से 486 के बीच, एक ही ऐसी संख्या है 479 जो अभाज्य संख्या है। 479 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 18 दिनों में और सी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। सभी ने मिलकर काम शुरू किया और 4 दिनों तक काम करने के बाद ए कार्य करना छोड़ दिया। बी और सी ने कार्य करना जारी रखा, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हो, यह आपको बताना है। चलो बताते हैं। ए कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, और जो सी है उसी काम को 36 दिन के अंदर करता है। टोटल काम क्या मान लें, इनका एलसीएम क्या मान लें 72। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी कितना काम करेगा 4। आज ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, कितना करेगा 4 करेगा। एक मिनट, पेन चलने में दिक्कत हो रही है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और सी एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। और तीनों मिलकर एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे। अब तीनों ने कितना काम किया, कितने दिन तक काम किया मिलकर 4 दिन तक काम किया। तो एक दिन में 9 काम करे, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे 36। फिर जो ए है वो काम छोड़कर चला जाता है, तो अब कितना काम बचा, टोटल काम 72 था, उसमें से 36 काम हो गया है और ए छोड़कर चला गया। तो अब अपने पास बचा 36, इक्वल कितना हो गए 36 हो गए। ठीक है, अब अपने पास 36 काम बचा। तो यहाँ पे आप लिख लो कि 4 दिन काम हो गया है।
36 काम बचा। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य काम छोड़ दिया। अगर मैं कहता हूं कि अगर बी को भी मैं 3 दिन और काम करा लेता, मतलब छोड़ने नहीं देता, तो एक्स्ट्रा कितना काम कर लेता? एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा एक्स्ट्रा? 12। तो 12 और काम हो जाता, तो टोटल काम कितना हो गया अब अपने पास? 48 काम हो गया। अब दोनों को काम करवाते हैं, एक करता है 4, एक करता है 2, कितना हुआ? 6। 8 छकी 48। तो बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। तो अपने पहले काम का कितना कर लिया था? 4 काम कर ही लिया था, और अब कितना काम हो गया? 4 और 8 कितने हो गए? 12 दिन में काम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज पेन में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो गई है दोस्तों। चलो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अजय, माया और मोहन ने क्रमशः 11:6 और 16:6 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 69,300 का लाभ कमाया, जो कुल निवेश का 70% है। जो 69,300 है वो जो कुल निवेश है उसका 70% है। तो माया ने कितना निवेश किया ये आपको बताना है। तो 70% का मतलब क्या होता है? 7/10 होता है। तो टोटल जो निवेश है वो 10 है, लेकिन अपने को वैल्यू कितने की दे रखी है? 7 की। तो एक यूनिट क्या हो जाएगा? 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो एक यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 69,300 के अंदर भाग देंगे 700 का, और 10 यूनिट निकालने के लिए 10 से मल्टीपल कर देंगे। चलो भाग दिया, कितनी बार गया? 7 9 63, 6 63, 7 9 63, 9900। 10 से मल्टीपल करेंगे, कितना हुआ टोटल? 99,000। ठीक है, 99,000 क्या हो गया अपने पास? टोटल निवेश हो गया है। और रेशो क्या है निवेश करने का? 11 16 कितने हो गए? 27 और 6 33। तो 33 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 99,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 से काट दीजिए, 3,000। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? माया का, जो माया है उसका निवेश कितना है? तो माया का निवेश कितना है? 16 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 3,000 तक 3,000 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 इंटू 3,000 कितनी हो गई? 16 3 48,000 हो गई। कितनी हो गई है? 48,000 हो गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि टेन थीटा इक्वल क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है। तो आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बताना है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। मैं अगर सभी के अंदर क्या करूं? सभी के अंदर मैं अगर कोस का भाग दे दूं, तो कोस में, यहाँ पे कोस में कोस का भाग देंगे, कितना आएगा अपने पास? 1 आएगा। ठीक है, माइनस, फिर से पेन में दिक्कत होने लग गई है। माइनस, और साइन में कोस का भाग देंगे, क्या हो जाएगा ये? साइन में कोस का भाग देंगे तो साइन बटे कोस क्या होता है? टेन थीटा बटे साइन के अंदर कोस का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? टेन थीटा प्लस कोस में कोस का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 1/2 बटे 1/2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 क्या लेते हैं? एलसीएम, क्या हो जाएगा? 1 और 2 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1, और 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3। तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ टेन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो आप इससे भी ये भी मान सकते हो कि ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है। यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, तो हाइपोटेनस यहाँ से कितनी आएगी? √5 आएगी। और यहाँ पे आप इनका मान रख के भी इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि
P और Q मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि P अकेले टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है तो Q अकेले उसी टंकी का 1/4 भाग कितने घंटे में पानी से भरेगा, ये आपको बताना है। तो P प्लस Q वो भरते हैं 9 घंटे में। मिनट, आज समस्या ज्यादा हो रही है। P और Q कितने दिन में कर रहा है, कितने घंटे में भर रहा है, 9 घंटे में। और जो P है वो अकेला भर सकता है यार, P कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे के अंदर। तो एलसीएम लेके कितना हुआ है, 36। P और Q 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 9 चौक 4, और P अकेला 1 घंटे में भर रहा है 3। तो Q कितना भरेगा 1 घंटे में, 1 भरेगा। कितना भरेगा, 1 भरेगा, क्योंकि P 3 भर रहा है और दोनों 4 भर रहे हैं, तो Q कितना भरेगा, 1 भरेगा। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, इसके 1/4, 1/4 1/4 इक्वल क्या होगा, 1/4 9। और 1 घंटे में कितना भर रहा है क्यों, 1 भर रहा है। तो कितने घंटे में भरेगा उसको, 1/4 को 9 घंटे के अंदर। तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 8800 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो 10% का 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। कैसे होता है, क्योंकि आर का आर मान लेते हैं 2r प्लस r²/100, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 21% होगा। तो 21 का मतलब क्या है, जो भी आपका आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा। क्या होगा, 3 का मल्टीपल जरूर होगा। या फिर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो 21% कैसे निकालोगे, जब आप जो राशि दी रखी है उसका 1% लोगे, तो 1% क्या होता है, 88 होगा। 88 इंटू 21। अब 21 8 कितने होते हैं, मतलब या फिर 8 एकम 8, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि 21 8 168 होता है। तो 68 का क्या हो जाएगा, 8 बचेंगे 16, फिर 21 8 168 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर उसमें जो राशि आएगी उसको किस में जोड़ देना है, जो 8800 है उसके अंदर आपको उस राशि को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10,648 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बढ़ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है, या फिर मैं आपको पूरा सोल्व करके बताऊं। चलो मैं पूरा सोल्व करके बता देता हूँ। 21 का 88 से मल्टीपल करते हैं, 21 8 168 का 8 बचे 6, कितने बच गए 16। 21 8 168 और कितने हो गए 16 184। तो 1848 क्या आ गया अपने पास, 1848 आ गया अपने पास, ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। किस में ऐड करेंगे, 8800, टोटल राशि अपने पास आ जाएगी। तो 48 ऐसे कैसे, कितने हो जाएंगे 48 ऐसे, 8 8 16, 16 का 6, 8 1 9 1 10, 10,648। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक दूसरे से
9660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। रेलगाड़ी ए आरंभ में 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और रेलगाड़ी बी आरंभ में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 10% कम कर दी जाए और रेलगाड़ी बी की चाल 10% बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ियों के आरंभ में मिलने में लगने वाले समय और उनकी चाल समायोजन के बाद लगने वाले समय का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। जब उनकी नॉर्मल स्पीड है तब वो जिस समय में मिलती है वो समय, और जब उनकी स्पीड कम गति कर रही है उस समय का रेशो आपको बताना है। तो क्या है अपने पास, स्पीड कैसे आएगी और समय कैसे आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस क्या अपने पास 9660 है। ये कब है, जब नॉर्मल स्पीड है, जब क्या है नॉर्मल स्पीड, ठीक है। बटे दोनों क्या विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। तो कितनी हो गई 80 और 60 140, काट दे कितनी बार गए 14 का भाग देंगे 14 बचे क्या 12 बचे 126 हो गए 14 9 126 69 आ गया है। और जो स्पीड है डिक्रीज करने के बाद प्रेजेंट में जो स्पीड है ये नॉर्मल स्पीड है और प्रेजेंट में जो स्पीड है वो क्या है 9660 के अंदर भाग देंगे जो 10 ए स्पीड है उसको क्या कर देते हैं 10% कम कर देते हैं। तो 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% होता है 8। तो 80 में से 8 गए तो कितना बचा 72। अब ए की स्पीड 72 हो गई और बी की स्पीड है उसको 10% बढ़ा देते हैं तो 60 का 10% कितना होता है 6। अब 6 बढ़ गई तो कितनी हो गई 66 हो गई। तो दोनों को ऐड कर देते कितनी हो गई 8 6 138 हो गई। अब 138 का इसके अंदर भाग देते हैं, कितनी बार जाता है 8 8 7 56 7 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 7 बार। 966 में 138 का 7 बार भाग जाता है तो 70। तो दोनों का रेशो क्या आ गया 69 रेशो 70 आ गया है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि यदि किसी निश्चित डेटा के बहुलक और माध्यिका अनुपात 11:9 है तो इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, यहाँ पे बहुलक दे रखा है 11 इक्वल माध्यिका कितनी दे रखी है 9, तो 9 3 27 -2 माध्य। तो माध्य इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 माध्य इक्वल क्या हो जाएगा, ये 27 है 11 इधर का आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 16। तो माध्य इक्वल क्या हो गया 8। माध्य कितना आ गया 8। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि माध्य और माध्यिका का अनुपात, माध्य 8 है और माध्यिका कितना है 9 है, तो 8:9 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि एक गोलाकार वाटर टैंक की त्रिज्या 21 मीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 इंटू 21। चलो 7 दिया 21। तो सबका जहाँ यहाँ पे देखो नहीं यूनिट डिजिट सेम नहीं, 2 का सेम आ रहा है 2 2 का। चलो तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 21 21 कितने हो गए 441। तो 22 से मल्टीपल करते हैं इसको, 22 से 22 का 2 बचे 2, 22 चौक 88 और 2 90 बचे 9, 22 चौक 88 और 9 कितने होते हैं कितने हुए 97। ठीक है, इंटू 4 4 दूनी 8 0 7 चौक 28 का 8 2 9 चौक 36 और 2 कितने हुए 38। 38,808 आ जाएगा। कितना आयतन आएगा 38,808। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। तो जो गोला है उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो
आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले इसमें कुछ एरर हो गया, वो देख लीजिए आप, उस एरर को सुधार देते हैं। यहाँ पे √2 है, ये √2 है, ये √2 है और ये √2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। सब √2 आ गया। चलो इस वाले पेयर को हल करते हैं और इन दोनों को एक साथ हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे। √2 एलसीएम लिए तो क्या हुआ, 2 + 1 बटे √2 प्लस प्लस क्या है, यहाँ पे क्या एलसीएम लेंगे, 2 + √2 इंटू 2 माइनस √2, क्या हो गया, 2 माइनस √2, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये आएगा 2 और फिर ये भी माइनस का हो जाएगा तो √2 गया। ठीक है, तो 3 बटे √2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस के 2 √2 हुए। नीचे क्या आ जाएगा, ये क्या है, a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा अपने पास, 3 बटे √2, 3 बटे √2 माइनस √2, तो √2 एलसीएम क्या बचा, 3 माइनस 2 इक्वल क्या बचा, 1 बटे √2, 1 बटे √2 अपने पास बच गया। तो ऑप्शन में भी वही रूट वाली गलती है। ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है 2 √2, ये है 1 बटे √2, ये है 3 √2 और ये है √2। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आप सभी को ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि जो ये भिन्न है इसका सरलतम रूप बता दीजिए आप। इस भिन्न का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 24 से काट दीजिए, 3/4, तो 3/4 डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसमें आपको दे रखा है कि 2 दोस्तों रुपेश और मंजीत की मासिक आय क्रम से 5:8 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक हर महीने 84,000 बचाता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है तो रुपेश की मासिक आय क्या है, ये आपको बताना। चलो मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक से आप ऐसे कैसे करोगे जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाएगा तो, क्योंकि पहली बार ऐसा सवाल आया है, अगली बार आएगा तो उसको शॉर्टकटिंग बताएंगे आपको। पहली बार आया तो क्या कर लेते हैं, ये आय है तो इनको मान लेते हैं 5x और 8x मान लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 5x बटे 8x प्लस या माइनस होगा, व्यय का है तो हाँ सेविंग, आय में सेविंग जाएगी कटेगी, माइनस 84,000 माइनस 84,000। तो सेविंग में से अपनी जो मासिक आय घटाती है तो क्या बचा अपने पास, खर्चा, और उसका रेशो क्या है, 1:3 है। चलो मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। 5 × 3 = 15 x माइनस 4 × 3 = 12 8 × 3 = 24 25 3 0 2,52,000 इक्वल क्या आ गया, 8x माइनस 84,000। ठीक है, अब 8x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्या हो गया 7x इक्वल क्या हो गया, इधर 2,52,000 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, जिसमें 84,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और 14 में से 8 गया तो 6 1,68,000। x की वैल्यू 7 का भाग दो, 7 दूनी 14 बचे क्या 28 728। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 24,000 आ गई। x की वैल्यू निकल कर आई है 24,000। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रुपेश की मासिक आय, तो जो रुपेश है उसकी मासिक आय कितनी है 5x, 5 इंटू क्या हो जाएगा 24,000, कितना 24 × 120 1,20,000। 1,20,000 रुपये से क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि मोहन की आयु सुरेश की आयु की दोगुनी है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 40 वर्ष था, तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। ये मोहन है, ये सुरेश है, तो मोहन की आयु सुरेश की आयु की दुगनी है। तो अगर सुरेश की आयु 1 यूनिट है तो मोहन की क्या हो जाएगी 2 यूनिट। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 4 वर्ष पहले 40 वर्ष था योग, तो 4 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगा, मोहन की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी और सुरेश की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी। टोटल कितनी बढ़ गई 8। 40 था तो 40 में 8 ऐड करेंगे, कितने हो गए 48। और 48 की वैल्यू क्या है, कितने यूनिट है, 3 यूनिट, 2 और 1, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 यूनिट। तो जो सुरेश है उसकी आयु क्या हो जाएगी 16 वर्ष हो जाएगी। तो सुरेश की आयु 16 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में सुरेश की वर्तमान आयु पूछा है तो क्या हो जाएगा 16 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि 6129 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि वे उनके हिस्से से क्रमशः 71, 38 और 20 रुपए काट लिए जाए तो उनके पास 14:3:8 अनुपात में धनराशि बनती है। तो क्यू और आर के मूल हिस्सों के मध्य अंतर कितना था ये आपको बताना है। चलो, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो क्या है, कितने कम कर रहे हैं 71, 38 और 20, तो इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 9, 10 और 12, 129 कम कर रहे हैं। और है कितना अपने पास 6129, तो -29 कर देंगे, 129 कर देंगे तो कितना बचेगा अपने पास 6000 बच गई। तो 6000 को किस रेशो में बांटा है 14:3:8 के अंदर बांटा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने की वैल्यू है 14:3:17, 25 की वैल्यू हमें दे रखी है 6000, तो एक की वैल्यू दे रखी है कितनी हो गई 25 गुना 50, 240 हो गई एक की वैल्यू। क्वेश्चन में क्यू और आर के मूल हिस्सों के अंतर पूछा, तो क्यू का हिस्सा कितना है, क्यू का हिस्सा है 3 × 240, कितना होगा इक्वल 720, और जो आर है उसका है 8 × 240, कितना होता है 24, 8 112, तो 1920। तो जो वो था क्यू था वो कितना काट रहा था खुद के में से 38, कितना हो गया अभी 758, और जो आर था वो कितना काटा था 20, कितना हुआ टोटल 1940। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 8, 2 गए क्या है 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8, और 18 में से 7 गए कितने बचे 1100। तो 1182 का अंतर है, कितने का है 1182 का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि किरण अपनी आय का 65% खर्च करती है, यदि वह 42,000 बचाता है तो उसकी आय क्या है, आय बताइए आपको। तो 65% को आप क्या लिख सकते हो 13/20, तो 13 खर्च कर देती है 20 में से, तो बचता कितना है, सेविंग क्या बची अपने पास 7 बची, और 7 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी है 42,000, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6000। क्वेश्चन में क्या पूछा आय, तो आय कितनी है 20, तो 20 को मल्टीपल कर दो 6000 से, कितनी हो गई 1,20,000। तो 1,20,000 क्या है उसकी आय है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ तो आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए अच्छे से, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। अगर नहीं करे तो कोई भी आपको समझा भी नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि एक मनी बॉक्स में केवल 2 और 5 के सिक्के हैं, कुल 20 सिक्के हैं और उनका संयुक्त रूप जो मूल्य है, पूरी मूल्य है जो वैल्यू है वो 70 रुपए है। तो 2 के कुल कितने सिक्के ये आपको बताना है। आप मुझे बताइए, इसको अपन करते हैं एलिगेशन वाले मेथड से। अगर जो 20 सिक्के हैं, 20 के 20 सिक्के अगर मैं 2 रुपए वाले मान लूँ तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 40 रुपए हो जाएगी।
फिर मैं मान लो जो 5 रुपए है, जो 20 के 20 सिक्के वो 5 रुपए वाले हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 100 रुपये हो जाएगी। और उनकी वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी है? 70। चलो लगाते हैं एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। 100 और 70 का डिफरेंस कितना होता है? 30। 40 और 70 का डिफरेंस कितना होता है? 30। काट दो, 1:1। मतलब जो दोनों सिक्के हैं 2 रुपए वाले और जो 5 रुपए वाले सिक्के हैं, उनका जो रेशो है 1:1 है। कितने हुए टोटल? 2। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सिक्के। 20 सिक्के दे रखी है ना? आप बोलोगे जी सर। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए की वैल्यू कितनी? 1। तो 1 की वैल्यू क्या है? 10। तो 2 रुपए के कुल 10 सिक्के हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां आपको दे रखा है कि x इक्वल क्या है? x इक्वल है √10 + 3। तो x³ - 1/x³ क्या है, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। अगर आपके सामने ये वाली कंडीशन आ जाए, x इक्वल दे रखा आपको 10√3 + 3 दे रखा हो और आपको निकालना हो 1/x, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे आप? तो जब भी आपके सामने दोनों संख्याएं और दोनों संख्याओं का अपन अलग अलग वर्ग करें और वर्ग करने पर इनका अंतर 1 हो, क्या हो? वर्ग करने पर इनका अंतर 1 हो। जहाँ पे यहाँ पे 10 का वर्ग किया तो 10 और 3 का वर्ग किया तो कितना हुआ? 9। तो 10 और 9 का अंतर क्या है? 1 है। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x की वैल्यू हो जाएगी √10 माइनस, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से आप x - 1/x कैसे निकाल सकते हो? x - 1/x कैसे निकालोगे? तो दोनों क्या करेंगे? x में से 1/x घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पेन चेंज कर देते हैं। ये 10 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 6 आ जाएगा। तो x - 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 दे रखी है। तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 का क्यूब 216 प्लस 6 × 18, 3 × 6 कितने हो गए? कितने हो गए हैं? 234। क्या हो गया? 234। तो x³ - 1/x³ की वैल्यू हो गई 234। क्लियर है? ये कैसे हुआ? अगर आपको दे रखा हो x - 1/x = k दे रखा हो और पूछो कि x³ - 1/x³ क्या होता है, तो आपको करना है k³ + 3k करना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको 3 कंडीशन दे रखी है और पूछा है कि जो एक छूट वाली कंडीशन है उसमें से ग्राहक के लिए सबसे लाभदायक, कम लाभदायक कौन सी होगी? मतलब यानी कि एक तो होती है सबसे ज्यादा लाभदायक, छूट तो लाभदायक होती है, एक सबसे ज्यादा होती है, कम लाभदायक होती है। मतलब जिसके अंदर ज्यादा छूट आ रही है वो ज्यादा लाभदायक है, जिसके अंदर कम छूट आ रही है वो कम लाभदायक है। तो पहली आपको 48% दे रखी है। दूसरी आपको क्या दे रखी है? सबसे कम वाली पूछिए। तो दूसरी आपको दे रखी है 31 और 44 दे रखी है। तो ये कितनी हो जाएगा? ये 70 से भी ऊपर जा रहा है, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है। क्योंकि कैसे निकालते हैं डिस्काउंट प्रतिशत? जो समतुल्य a + b - ab/100, तो इसको निकालते हैं तीसरी कंडीशन में। a + b कितना है? 32 और 21 कितने हो गए? 53 माइनस 32 × 21/100। तो पॉइंट लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा। 21 दूना 42, 42 का क्या हो? 2/4, 21 63, 63 और 4 कितने हो गए? 67। 2 6.67, 6 पॉइंट क्या लगाएंगे? 72 निकालेंगे, मतलब 7 निकालेंगे तो ये जाएगा 46.28 होगा। ये 46.28 है, ये 48 है, ये तो और भी ज़्यादा है। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? अपना आंसर आ जाएगा तीसरा वाला। क्या आ जाएगा? तीसरा वाला अपना आंसर है। तो स्कीम 3 ग्राहक के लिए क्या होगी? सबसे कम लाभदायक होगी। जो स्कीम 3 है वो ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी। ये कितनी होगी? जो स्कीम 2 है ये तो 3 हो गई। स्कीम 2 में क्या है? 31 + 44 माइनस 31 × 44, ठीक है, बटे 100। 44 से कम 44 का 4 बचे कितने? 4 बच गए। 44 कितने हो गए?
4 3 12 132। तो 132 में 4 136 हो गए 13। तो इसमें से ये कितने हो गए टोटल अपने पास 75 माइनस 14 कर देते हैं तो कितना बचेगा अपने पास 61 बचा है 61 पॉइंट कुछ। तो ये तो क्या होगा सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लाभदायक होगा दूसरी कंडीशन सबसे ज्यादा, फिर पहली कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन। तो इसकी 3 आपकी क्या होगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ गए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए और शेष बचे लोगों में से 35% लोग नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर चले गए। यदि वर्तमान में गांव में 2340 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात आपको बताना। ठीक है तो अनुपात बताना है तो इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका तो काम ही नहीं है। प्रारंभिक मतलब इनिशियल और जो वर्तमान में प्रेजेंट या फाइनल बता सकते हैं। ठीक है तो यहाँ 35% और 40% लोग गांव छोड़कर चले गए। 40% का मतलब 2/5। अगर लोग पहले 5 थे तो 2 गांव छोड़कर चले गए, बचे कितने अब 3। आगे बोल रहे कि 35% लोग नौकरी की तलाश में छोड़कर चले गए। तो 35% का मतलब कितने हो गए 7/20। अगर पहले 20 थे तो अब 7 छोड़कर चले गए, कितने हो गए 13। इनको आपस में मल्टीपल कर दो, क्या हो गया 100:39। तो क्या है प्रारंभिक और वर्तमान जनसंख्या का रेशो क्या है 100:39 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको करते हैं। इसको कैसे करते हैं कि आपके पास एक कोई चतुर्भुज है, जैसे मान लो ये कोई चतुर्भुज है आपके पास। ठीक है वो क्या है I J K और L चतुर्भुज है, जिसमें से कोण I ये दे रखा आपको 36 डिग्री, कोण J आपको दे रखा है 44 डिग्री दे रखा है। चलो ये चीज दे रखी, पेन भी चेंज कर लेते हैं। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोण K और कोण L का समद्विभाजक Z पर मिलता है। इन दोनों का जो समद्विभाजक है वो किस पे मिला Z पर मिला। तो आपको बताना है कि L Z के मतलब ये थीटा आपको बताना है। तो ये थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल क्या होता है कोण I प्लस कोण J बटे 2 होता है। तो थीटा इक्वल क्या होगा I कितना दे रखा है 36 प्लस 44/2 कितना हो गया 80/2। तो थीटा निकल कर आया हमारे पास 40 है। तो जो कोण एल जेड के है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 40 डिग्री दे रखी है। कितनी दे रखी है 40 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन को करते हैं और इस क्लास का दी एंड करते हैं। चलो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि समांतर माध्य निकालना है। मैंने बार बार बोला कि जब भी समांतर माध्य आपके सामने दिखे तो उसका मतलब है कि आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के क्या करते हैं संख्याओं का योग करते हैं, जितनी संख्या है उसका भाग दे देते हैं। ठीक है आपको ऐसे कर लेना, लेकिन मैं आपको यूनिट डिजिट से करा रहा हूँ। 8 8 16 और कितने हुए 25 और 5 30 और 5 35 4 39 और 6 45 और 9 54 और 4 58। 58 का 8 है अपने पास बचे 58 का 8 और टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संख्या 9 है। 9 का भाग, क्योंकि यहाँ पे सभी पूर्णांक है, 9 का भाग जब यूनिट डिजिट 8 आए तो कब जाता है 9 का भाग कब जाता है जब 18 हो। तो 9 दूनी 18। तो यूनिट डिजिट इधर जो भी अपना फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो यूनिट डिजिट आएगी वो 2 आएगी। तो ए के ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। या फिर आप इसे पूरा भी सोल्व कर सकते हो। कैसे 58 का 8 हो गए बचे 5 5 और 6 11 11 9 20 8 28 5 33 1 कितने 34 और 3 37 और 4 41 और 5 46 और 9 55।
55 का ये 55, 9 का भाग दो, 9 छकी 54, बचे क्या अपने पास 1, 9 दूनी 18, 62। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में हमने मैथ के 25 सवाल किए हैं और ये 25 सवाल मैथ के वो सवाल हैं जो रेलवे ने अपनी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज की जो क्लास हुई है उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्लास के अंदर आपको 25 में से कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। आपको अपना जेन्युइन स्कोर बताना है, जितना भी स्कोर आपको प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। और पहली क्लास से लेकर मतलब पहले प्रैक्टिस सेट से लेकर और जो आज 12 प्रैक्टिस सेट है उसमें आपने कितना इंक्रीज किया है नंबरों में, आपके जो यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीका सुधारा है या नहीं सुधारा, क्या कॉन्सेप्ट सीखा है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और क्लास आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जो नई क्लासें आए उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर मिल जाएगा। और जो मैंने कल एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 के 35 सवाल करवाए थे उनको जाकर जरूर देखना, बहुत अच्छे सवाल थे। आगे आने वाली एग्जामों में वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।